हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8th का साइंस का जो एग्जामिनेशन आपका होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखेंगे। कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो क्वेश्चंस दिए जाने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामने इसके आंसर्स भी हैं, मैं हर क्वेश्चन समझा देती हूँ, साथ में आंसर करवा देती हूँ। तो देखो क्या कहा गया, मानव नेत्र में डैश पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। इन ह्यूमन आई डैश कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। तो आइरिस इसका आंसर हो जाएगा। आइरिस जो है वो क्या करता है, जो प्यूपिल का साइज है उसको कंट्रोल करता है। नेत्र के सामने वाले भाग को डैश कहते हैं, तो नेत्र के सामने वाले भाग को कॉर्निया कहते हैं। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, धातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जो धातुएं होती है वो उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा, अधातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जैसे कि हम ये कह दें कि ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या होती है, विद्युत की सुचालक नहीं होती, कुचालक होती है। प्लास्टिक या ये सब चीजें क्या है, ये सब विद्युत की कुचालक है, लेकिन जो धातुएं होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, डैश ने चेचक की खोज की। डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने की है, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की है। पेशीय बल एक संपर्क बल का उदाहरण है। द मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखो मस्कुलर फोर्स क्या है, जिसमें हम दम लगाकर, जोर लगाकर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखते हैं। कुछ भी जोर लगाते हैं तो जोर लगाने के लिए कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, संपर्क में आना जरूरी है। तो पेशीय बल के असंपर्क बल का, असंपर्क या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है, गलत है ये स्टेटमेंट। जमीन पर गति करती हुई गेंद घर्षण के कारण धीमी हो जाती है और रुक जाती है। अ बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन एंड स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शन। हाँ बिल्कुल, एक बॉल को आपने जमीन पर मारा है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, किसके कारण, घर्षण के कारण। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, अमीबा डैश भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करते। तो दो भागों में, दो संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है, लिख सकते हैं दो भागों में विभाजित हो जाती है। उसके बाद देखो अमीबा में होने वाली अलैंगिक जनन प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, और किस टाइप का अलैंगिक जनन होता है, द्विखंडन टाइप का। नेक्स्ट देखो एक बार इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इट इनटू टू डॉटर सेल्स पार्ट। टू पार्ट्स भी लिख सकते हैं आप, इसमें टू सीधा आंसर भी लिख सकते हैं, टू डॉटर सेल्स भी लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करना है। केमिकल रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट CuSO4 Zn जिंक। तो क्या बनेगा इसके साथ में, जिंक सल्फेट और Cu बनेगा। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ZnSO4 और Cu दोनों ही स्टेटमेंट आपको लिखनी है यहाँ पे। ये क्या है, जिंक सल्फेट बनेगा। देखो होता क्या है, मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको। ये ZnSO4 के साथ में काम कर लेता है, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाता है और Cu आगे रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, किसी एक रासायनिक खाद्य परिरक्षक का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव। तो सोडियम बेंजोइट क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोइट। रासायनिक खाद्य परिरक्षक का कार्य क्या होता है, तो खाना खराब होने से बचाने का काम होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ द फूड प्रिजर्वेटिव। जो खाना बना होता है उसको बचाने का काम किसका होता है, रासायनिक जो खाद्य परिरक्षक है। सोडियम बेंजोइड या सोडियम मेटाबेंजोइड, दो इसके नाम है, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, क्या मानव शरीर के अंदर का दाब वायुमंडल दाब के बराबर होता है। यस। अब पूछा जाए क्यों, इसकी वजह से क्या होता है, अगर दोनों का दाब, वायुमंडल का दाब और बाहर का दाब बराबर होता है तो मानव शरीर पिचकता नहीं। आपने देखा होगा कई बार जो बोटल्स होती है एकदम उसमें हवा निकल जाए तो वो पिचक जाती है ना, तो इसकी वजह से वो पिचकता नहीं है। वायुमंडलीय दाब को परिभाषित कीजिए। इज द प्रेशर इनसाइड ह्यूमन बॉडी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस। वायुमंडलीय दाब को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए इस तरह आप लिखेंगे, द फोर्स एक्सट्रैक्ट ऑन अ फोर्स सरफेस बाय द एयर अबव इट इज ग्रेविटी पुल इट टू द अर्थ। किसी सतह पर उसके द्वारा हवा द्वारा लगाया गया बल जब गुरुत्वाकर्षण बल उसे पृथ्वी की ओर खींचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जो उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक बार इसको ध्यान से समझो कि ऐसा फोर्स जो किसी भी सरफेस पे लगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थोड़ी डेफिनेशन को इजी करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समतल दर्पण पर किसी वस्तु द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसमें बनता है एक प्रतिबिंब। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या बनता है, एक। समतल दर्पण, आप किसी भी समतल दर्पण के सामने खड़े होगे तो आपका एक ही प्रतिबिंब बनेगा, तो इसमें आ जाएगा एक। हाउ मेनी इमेजेस फॉर्म आउट एन ऑब्जेक्ट इज अ प्लेन मिरर, 1 हो जाएगा।
हाइड्रा में होने वाले अलैंगिक जनन की प्रक्रिया का नाम बताइए। नेम द टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन हाइड्रा। तो उसे कहते हैं मुकुलन या एसेक्सुअल बाय बडिंग। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बडिंग कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। ब्रेल पद्धति क्या है? नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए उभरे हुए अक्षरों की लिपि को हम क्या कहते हैं? ब्रेल पद्धति कहते हैं, जिसके द्वारा वो पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रेल पद्धति में कितने डॉट होते हैं? 63 डॉट्स होते हैं। ठीक है, ये देखो इंग्लिश में भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। एक युग्मनज में कितने केंद्रक होते हैं? द नंबर ऑफ द न्यूक्लियर प्रेजेंट इन ए जायगोट इज आर। तो एक होता है, एक न्यूक्लियस में कितना केंद्रक होता है? एक ही केंद्रक होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में क्यों नहीं रख सकते? वाई कैन नॉट वी स्टोर लेमन पिकल इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स? क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो क्या करेगा, कुछ उसके साथ में रिएक्शन करेगा और अचार को खराब कर देगा। देखो किस तरह से आप लिख सकते हो। अगर अचार को एल्युमिनियम, पीतल या तांबे जैसे बने धातु के बर्तन में रखा जाता है तो अचार में मौजूद अम्ल, जो भी नींबू का अम्ल है ना, अम्ल धातु के साथ रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करेगा, जिससे जहरीले या खतरनाक यौगिकों का निर्माण होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, किन्हीं दो पादप रोगों के नाम बताइए। राइट द नेम ऑफ द एनी टू प्लांट डिजीज। और इसके अलावा प्रतिरक्षी क्या कार्य करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज? तो पहले हम देखते हैं पादप रोगों के नाम। बैंगन का लघुपर्ण रोग, गन्ने का धारिया रोग या येस्टर येलो, ये कई डिजीज हैं जो प्लांट्स में होती हैं। उसके अलावा क्या फंक्शन क्या है इसका? देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये क्या करता है? प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस। हमारी बॉडी में क्या करते हैं? हार्मफुल सब्सटेंस या कोई जर्म्स है उससे हमें बचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। उदाहरण द्वारा दर्शाइए कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दबाव डालती है। तो देखो गैस, जैसे गैस किसी भी बोतल में या हम ये कहें गुब्बारे के अंदर अगर हम गैस भर देते हैं तो वो क्या करती है? उसकी दीवारों पर क्या करती है? प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से गुब्बारा क्या होता है? फूला फूला लगता है। अगर गुब्बारे में से गैस निकल जाएगी, बलून में से गैस निकल जाएगी, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जो गुब्बारा है वो उसकी हवा निकलने के बाद क्या हो जाता है? वो थोड़ा उसमें से उसका साइज जो कम हो जाता है। तो गिव एन एग्जांपल टू शो द गैस एक्टिव प्रेशर ऑन देयर वॉल इस कंटेनर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में एकदम एग्जैक्ट से दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। चित्र यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, आपको क्या पहचानना है? वाई की वाई क्या है और आर का मान। वाई देखो ये लाइन वाई क्या है? यहाँ पर आपतित किरण। आपने जरूर किया होगा, स्नेल का जो नियम है उसमें देखा होगा कि ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या होती है? अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे ये पूछा गया ये क्या है? आपतित किरण। अब देखो ये जो टोटल इसकी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है ना। तो ये 30 दिया है, 90 - 30, तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो एल यहाँ पे क्या हो गया? 60। उन्होंने आर की वैल्यू पूछी है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इंसिडेंट रे कह देंगे और हम यहाँ पर कह देंगे ये 60 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पर, यदि परिवर्तित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का, ये उनकी डैश उसकी लिए, चलो इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, क्या होगा यदि जंतुओं में जनन नहीं होगा? अगर जनन नहीं होगा तो व्हाट वुड हैपन इफ द एनिमल डू नॉट रिप्रोड्यूस? नहीं करेंगे तो, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो सभी जीव एक दिन समाप्त हो जाएंगे। एक दिन तो किसी न सभी की डेथ हो जानी है ना। देखो नया जीव बनेगा नहीं तो एक दिन पुराना जीव तो डेथ होगी, उसकी मर जाएगा। तो इस धरती पर जितने भी जीव हैं सारे खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से किस प्रकार भिन्न है? हाउ डज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। लैंगिक जनन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, नर और मादा, या कहेंगे मेल एंड फीमेल, दो जो जनन है वो क्या जनक प्रेजेंट होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है? एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। लैंगिक जनन के अंदर ये भी आप वेरिएशन लिख सकते हैं कि वेरिएशन आती है। ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि जो संतति आ रही है या जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है नया, उसमें वेरिएशन होगी, जबकि जो अलैंगिक जनन में एग्जैक्ट अपने पेरेंट की कॉपी होगा। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ह्यूमन दे सकते हैं लैंगिक जन्म में, और अलैंगिक जन्म में हाइड्रा या कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, किसी उदाहरण द्वारा टीकाकरण का महत्व बताइए। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन बाय द गिवन एग्जांपल। चिकन पॉक्स वैक्सीन लिख सकते हैं आप। अभी क्या करते हैं? हेल्प बॉडी करते हैं, हार्मफुल डिजीज से बचाते हैं। हेल्प बॉडी टू एंटीबॉडीज, अगर कोई एंटीबॉडीज एंटर करता है तो उससे हमारी लाइफ को क्या करते हैं? बचाते हैं। ठीक है, प्रतिजैविक की दवाएं लेते समय क्या सावधानी लेनी चाहिए? व्हाट क्वेश्चंस शुड बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज लेने से क्या क्या हमें बचना चाहिए कि पहले तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, और जितना कोर्स दिया जाता है उतना कोर्स जरूर करना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शंस लेने चाहिए जब आप एंटीबॉडीज लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, आपको यहाँ पे डायग्राम्स के नाम बताने हैं। दिए गए चित्रों को पहचान कर उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पे ये राइजोपस है, इसका हम क्या कहेंगे? इन डायग्राम को आपका सेकंड चैप्टर में दिया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये डायग्राम क्या है? राइजोपस है, ये पेलिसिलियम है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या है?
इसकी अगर हम बात करते हैं तो पैरामीशियम, देखो यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा गया है, राइजोपस है ये, पेनिसिलियम है और पैरामीशियम है। 3 डायग्राम आप याद अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, दाब कैसे बदलेगा? केवल क्षेत्रफल को दुगना किया जाए। मान लो कि यहाँ पे कोई क्षेत्र, यहाँ पे कुछ दाब लग रहा था 10%, अब हमने क्षेत्रफल को दुगना कर दिया, इतना कर दिया, तो अब दाब क्या हो जाएगा, दाब लग रहा है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो इतना ही लग रहा है ना, तो दाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, कम हो जाएगा। क्षेत्रफल को दुगना करने से दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले इतने पे जोर लग रहा था, वो ही जोर सब पे लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। बल को अगर 4 गुना कर दिया जाए तो दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे रिड्यूस होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, यहां से क्वेश्चन देखते हैं, राइट एनी 3 एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। असंपर्क बल के 3 उदाहरण दीजिए। तो असंपर्क बल के आपको क्या देने हैं, 3 उदाहरण। तो देखो क्या हो सकता है, रेन ड्रॉप, जो पानी की बूंद आती है आसमान से बारिश में गिरती है, उसमें कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होता लेकिन फिर भी नीचे आती है। मैग्नेट के अंदर जो फोर्स लगती है, चुंबक के अंदर जो फोर्स लगती है, एक्सरे के अंदर जो फोर्स लगती है, वो कैसी होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉपर को नम वायु में रखने पर उस पर हरी परत क्यों जमा हो जाती है? क्योंकि जो कॉपर है वो क्या करता है, हवा के अंदर, हवा में जो ऑक्सीजन है, पानी है, उसके साथ में रिएक्शन करता है। नम वायु, क्योंकि पानी है ना उसके अंदर, तो पानी के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या हो जाती है, हरी परत जमा हो जाती है। ठीक है, इसका भी आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा, आपकी बुक में अच्छे से लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, फोस्फोरस एक धातु है या अधातु, इसे जल में क्यों रखा जाता है? तो फोस्फोरस क्या है, एक धातु है, और यह क्या होती है, इसे जल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, पानी में रखने पर यह क्रियाशील नहीं रहती है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, वाई डज कॉपर, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, वह धातु जिससे चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गैस का नाम है हाइड्रोजन। मैग्नीशियम रिबन के दहन करते समय उत्पाद की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, इसमें हमें पहचानना है कि ABCD क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये एग हो जाएगा, ये आरंभिक टैडपोल हो जाएगा, ये फिर टैडपोल हो जाएगा, और ये वयस्क हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा। अब कायांतरण किसे कहा गया है, आपको फर्स्ट ये बताना है कि कायांतरण क्या होता है। जब एग क्या करता है, सीधा ही वयस्क नहीं बनता, वयस्क बनने से पहले उसमें काफी चेंजेस आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं, मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। और ABCD को पहचानिए और नामांकित कीजिए। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, निषेचन क्या है। तो अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को हम निषेचन कहते हैं। मानव शरीर में एकल कोशिका है, तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही एकल कोशिका है। निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण किसका निर्माण होता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। इन क्वेश्चंस को हम इंग्लिश में उसमें देखते हैं एक बारी। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। इन ह्यूमन बॉडी सिंगल सेल इज बोथ एग एंड स्पर्म दोनों ही सिंगल सेल होती हैं। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब 13 क्वेश्चन में यहाँ पे पैराग्राफ दिया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब का आमाप क्या होता है, वो क्या बनता है, सीधा बनता है, और बिंब के आकार का बनता है। पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है, दायां का बायां दिखाई देता है। एम्बुलेंस हमें कैसे दिखाई देगा, इस तरह से, देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस तरह से हमें एम्बुलेंस दिखाई देगा जब हम मिरर में देखेंगे। नेक्स्ट देखो, साइज वही, इसके भी इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। इरेक्ट एंड सेम साइज का होगा, राइट अपियर लेफ्ट, और एम्बुलेंस। उसके बाद क्या कहा गया, जो जंतु सीधे जन्म देते हैं उन्हें हम जरायुज कहते हैं। जो सीधे बच्चों को, शिशु को जन्म देते हैं, जो अंडों को जन्म देते हैं, उन्हें अंडप्रजक कहते हैं। और जरायुज जंतु का उदाहरण है उपरोक्त सभी, गाय, बिल्ली, कुत्ता, ये सभी क्या है, अपने जैसे जो एनिमल्स हैं उन्हीं को ही देते हैं। उसके बाद अंडप्रजक जंतु का उदाहरण है मछली, बिल्ली, कुत्ता, उपरोक्त सभी ये नहीं आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, मछली आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट में विविपैरस आ जाएगा, सेकंड में ओविपैरस, थर्ड में आ जाएगा एन एग्जांपल ऑफ विविपैरस। तो यहाँ पे विविपैरस में ऑल ऑफ अबव आएगा, एन एग्जांपल ऑफ ओविपैरस में फिश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। यदि चेहरे को चम्मच से दूरी बढ़ाएं तो चम्मच के भीतरी पृष्ठ पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण। तो फर्स्ट में कॉनकेव मिरर आएगा, सेकंड में इन्वर्टेड आएगा, और थर्ड में कॉनकेव मिरर आ जाएगा। थैंक यू गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जैक्ट ऐसा पेपर आप लोगों के नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। इसके अलावा सैंपल पेपर आप जरूर करके जाइएगा, मेरे चैनल पर सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो अच्छी से तैयारी कर लीजिए। थैंक यू।